नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर मनीषा मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, राजघाट वाराणसी, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध है, आप सभी का स्वयं के ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में स्वागत करती हूँ। आज हम अपने कोर्स पॉलिटिक्स इन इंडिया कंटेम्पररी इश्यूज, भारत में राजनीति समकालीन मुद्दे के वीक 3 मॉड्यूल 3 सोशल मूवमेंट्स एंड पॉलिटिक्स, सामाजिक आंदोलन एवं राजनीति के अंतर्गत इसके तीसरे व्याख्यान, जिसका विषय है लिंग आधारित हिंसा और राजनीति, जेंडर वायलेंस एंड पॉलिटिक्स की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पर्यावरण संबंधी आंदोलन जो कि भारत में हुए हैं उन पर चर्चा किए थे और इसको समझने का प्रयास किए थे कि भारत में किस प्रकार सामाजिक आंदोलन राजनीति को प्रभावित करती है और राजनीति सामाजिक आंदोलनों को प्रभावित करती है। आज जो विषय हम पढ़ेंगे ये बहुत ही ज्वलंत और समकालीन विषय है। जिस प्रकार आरजी कर की घटना घटी, कोलकाता में विरोध हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें मानसिक रूप से झकझोर दे रही है, इस बात का आभास दिला रही है कि डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है हमारे समाज में। महिला डॉक्टर जो कि जीवन प्रदान करते हैं, तो यह एक बहुत ही समकालीन विषय है। और उसके बाद जैसे घटनाएं घटी, चाहे वो मेरठ का इंसिडेंट हो, यहाँ जेंडर मामला नहीं है, पुरुष स्त्री पर अत्याचार कर रहा है, स्त्री पुरुष पर अत्याचार कर रहा है। अब सीमाएं जो है वो लांघते जा रहे हैं लोग, नैतिक मूल्यों का पतन निरंतर हो रहा है, जो संवेदनशीलता है वो समाज खोता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ कमी रह गई है, इसे समझना बहुत आवश्यक है। और इसको विस्तृत रूप से समझने के लिए मैंने इस अध्ययन को 4 भागों में बांटने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम इसके सैद्धांतिक पक्ष को समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम उसके आंदोलन वाले पक्ष को देखेंगे। तो सैद्धांतिक स्तर पर जो भारत में लिंग आधारित, जो जेंडर आधारित वायलेंस है, उसका जो परिदृश्य है उसको समझेंगे। तत्पश्चात हम भारत में जेंडर वायलेंस का क्या प्रभाव है इसको देखते हुए विभिन्न प्रकार के जो इससे संबंधित अपराध होते हैं हमारे समाज में और इसके जो विभिन्न स्वरूप है, इस पर विस्तार से समझते हुए हम जो इससे संबंधित चुनौतियां हैं और आगे हम इस क्षेत्र में कैसे कार्य कर सकते हैं, इसको देखने का प्रयास करेंगे। अब अगर हम शुरुआत करते हैं तो हम देखते हैं कि महिलाओं को मानव होने के नाते कुछ सार्वभौम अधिकार प्राप्त है जो कि पुरुष को प्राप्त है। और ये जो समाज में महिलाओं के साथ दोयम दर्जे की स्थिति है, ये समस्या केवल भारत की नहीं है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे तो ये समस्या और भी विकट रूप से कई देशों में विद्यमान है। तो सामान्यतः यह हम मानकर चलते हैं कि महिलाओं को जो है समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए और उनके मानवाधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। और इनके मानवाधिकारों में अगर हम शामिल करें तो उन्हें जीवन जीने का अधिकार, उनकी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, एक व्यक्ति होने के नाते उनकी सुरक्षा का अधिकार, कानूनों के समक्ष समान संरक्षण एवं कानून के समक्ष उनको समानता प्राप्त होना चाहिए। और साथ ही किसी भी प्रकार का जो उनके साथ भेदभाव होता है उससे उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। और अगर कहीं भी अगर उसके शारीरिक तौर पर किसी प्रकार का शोषण होता है और मानसिक स्वास्थ्य पर उन पर प्रभाव पड़ता है, उनसे भी मुक्ति होनी चाहिए और उन्हें एक स्वस्थ समाज में एक स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही उनके कार्य करने के भी न्यायोचित एवं उचित कार्य परिस्थितियां हो और वो किसी भी प्रकार के अत्याचार का शिकार ना हो, किसी प्रकार के अमानवीय व्यवहार का शिकार ना हो और उन्हें उचित रूप से उनके साथ व्यवहार हर स्तर पर होना चाहिए। अगर हम जो जेंडर वायलेंस के विभिन्न प्रकार है इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देखेंगे तो उसके 4 डायमेंशन उभर के आते हैं। पहला आपका फिजिकल वायलेंस यानी शारीरिक हिंसा, सेक्सुअल वायलेंस लैंगिक हिंसा, आपकी साइकोलॉजिकल वायलेंस मनोवैज्ञानिक हिंसा और इकोनॉमिक वायलेंस अर्थात आपकी आर्थिक हिंसा। जब हम फिजिकल वायलेंस की बात करते हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस, यद्यपि इसके लिए कानून बना है लेकिन जो वस्तुस्थिति है उससे हम सभी परिचित हैं। इसके अंतर्गत आपका रेप और मॉलेस्टेशन, छेड़छाड़, इसके 2 स्वरूप उभर कर आते हैं। इसके कई अन्य स्वरूप भी, टीजिंग और कई तरह के स्वरूप आज हम और बुरे तरीके से समाज में देख सकते हैं, जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत आता है। और इसका जो दूसरा डायमेंशन है वो है आपका
सेक्सुअल हैरेसमेंट इन वर्क प्लेस, यानी कार्यस्थल में भी जो महिलाएं हैं उनको लैंगिक रूप से भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण विशाखा केस में अपना जजमेंट दिया था, जिसके तहत आप इस तरह के इंटरनल कंप्लेंट कमिटी स्थापित करने पर फोकस किया गया था, जहां पर कार्यस्थल पर यौन अपराध अगर होते हैं तो उसकी शिकायत दर्ज हो और उस पर त्वरित कार्रवाई हो। इसको सुनिश्चित करने के लिए भी कई बार कानून बनाए गए हैं और उन कानूनों को सशक्त रूप से लागू किया जाए, इसके लिए भी प्रयास चल रहा है। अब अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक हिंसा की, तो इसमें आपकी जो चुनौतियां दी जाती है महिलाओं को, उनका पीछा किया जाता है, किसी प्रकार के बलपूर्वक उनके साथ कुछ कार्य कराया जाता है, या सामाजिक रूप से उनको जो एक अलग थलग कर दिया जाता है, सामाजिक रूप से अकेलेपन का शिकार होना, जिस तरह हमारे समाज में देवदासी प्रथा की एक समस्या रही है, विधवा महिलाओं के साथ जिस प्रकार के अत्याचार हुए हैं, इनको हम मनोवैज्ञानिक हिंसा के रूप में देख सकते हैं। वृद्ध महिलाओं के साथ वृद्धा होने के नाते उनको जिस प्रकार का कष्ट सहना पड़ता है आज के एकल परिवारों में, वो भी एक ज्वलंत समस्या है। और अगर हम आर्थिक स्तर पर देखें तो दहेज की समस्या, जो कि जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ती है, और साथ ही जो वित्तीय संसाधन है उन तक उनको पहुंच नहीं सुनिश्चित किया जाता है। भले ही वो कमाती हैं, लेकिन अपने घर के आर्थिक मामलों में निर्णय करने की वो आज भी अधिकारी नहीं है ज्यादातर मामलों में। अब इस स्तर में अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो भारत में जो जेंडर वायलेंस है, इसका अगर 35% जो है हम देखें तो महिलाएं जो है अपने पूरे जीवन में वैश्विक स्तर पर जो है महिलाओं जो है इस हिंसा का शिकार हो रही है। और एक अध्ययन भारत में करवाया गया था, जिसमें एक आपके जो 10,000 महिलाएं थी उन पर यह अध्ययन हुआ, और उसमें यह पाया गया कि 26% जो महिलाएं हैं वो शारीरिक हिंसा का शिकार होती है अपने जीवन काल में, या तो अपने पति द्वारा या काफी निकट संबंधी इस प्रकार के कार्य में सम्मिलित होते हैं। और ये अपराध जो इतना बढ़ता जा रहा है, ये इस बात से और स्पष्ट हो सकता है, हम जिस राज्य में हैं उत्तर प्रदेश में जो है ये 45% के आसपास है। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डाटा है वो भी हमें बताता है कि जो भारत में जो स्थिति इतनी दर्दनाक है कि प्रत्येक महिला के साथ ये स्थिति भयावह रूप से है। क्यों? क्योंकि हर 3 मिनट में महिलाओं के विरुद्ध एक अपराध भारत में हो रहा है। और ये इसका ये तो औपचारिक रूप से, ये तो हम डाटा के अनुसार बात कर रहे हैं, जो वास्तविक स्थिति है और भी भयावह है। और साथ ही 28.4% प्रेग्नेंट महिलाएं भी घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। आप सोचिए उस समय महिलाएं किस प्रकार के शारीरिक मानसिक परिवर्तन के दौर से गुजरती है, उस समय भी उन्हें इस प्रकार के हिंसा को सामना करना पड़ता है। और इनका परिणाम क्या हो रहा है? महिलाएं सामाजिक रूप से अकेलेपन का शिकार है, बेरोजगारी की समस्या, उनका जो आय है, आय के संसाधनों से वो दूर होती चली जा रही है। कई महिलाएं जो है समझौता करती है अपने पारिवारिक जिम्मेदारी के नाते, वो अपने कैरियर में बीच में छोड़ देती है या फिर कैरियर में आगे नहीं बढ़ पाती है। और स्वयं का ध्यान रखना वो तो हमेशा से महिलाओं के लिए सबसे अंतिम वरीयता रहती है। वो परिवार का ध्यान, बच्चों का ध्यान, सबका काम करते करते कहीं ना कहीं अपनी अवहेलना करना, ये सामान्य रूप से हम हर घर में देख सकते हैं। और साथ ही जो बच्चों को जो उचित शिक्षा, लालन पालन देना चाहिए, जो पोषण करना चाहिए एक शिक्षित महिलाओं को, वो भी कहीं ना कहीं इस प्रताड़ना की वजह से उस तरह से वो अपनी भागीदारी जो है इसमें निभा नहीं पाती। अब अगर हम जेंडर वायलेंस को परिभाषित करना चाहें तो यूनाइटेड नेशन जेंडर वायलेंस को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि ये महिलाओं के खिलाफ एक ऐसा हिंसा है जो कि जेंडर, यानी जेंडर में आपका स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, जेंडर में आप सब लोग सम्मिलित होते हैं, चाहे ट्रांसजेंडर भी आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमने यहाँ पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचार को शामिल किया है। तो इसका जो परिणाम होता है, इससे क्या होता है? शारीरिक रूप से, लैंगिक रूप से और मानसिक रूप से महिलाओं को क्षति होती है और वो एक कष्ट को सहती है। और इस प्रकार से जो ये कष्ट जो उत्पन्न होता है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि किसी ऐसे प्रकार की गतिविधि उनके साथ की जाती है, या बलपूर्वक उनका दमन किया जाता है, या उनको वंचित किया जाता है उनकी स्वतंत्रता से, और वो भी मनमाने तरीके से। तो इस प्रकार की घटना अगर सार्वजनिक स्तर पर होता है या फिर आपके निजी जीवन में होता है, तो ऐसे हर प्रकार की घटना जो है जेंडर वायलेंस के अंतर्गत आती है।
अब बात करते हैं इसका क्या प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा है, क्योंकि समाज और राजनीति तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। ये जो राजनीति निर्मित हुई है वो समाज का ही प्रतिफल है। तो अगर आधी आबादी इस कष्ट में रहेगी तो क्या हम एक विकसित समाज के बारे में कल्पना कर सकते हैं? क्योंकि जो समाज है ना वो एक रथ की भांति है, और इस रथ में जो है दो पहिए हैं, एक है स्त्री और एक पुरुष। तो एक पहिया अगर कमजोर हो जाए तो ये रथ रूपी समाज जो है सुचारू रूप से नहीं चल सकता। अब अगर इसके प्रभाव को हम देखें तो जो फिजिकल हेल्थ है, उनका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, उस पर जो प्रभाव हम देखेंगे तो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस यानी निजी संबंधी पति द्वारा जो हिंसा है वो सेक्सुअल वायलेंस जो है वो हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होती है। वो अपनी इच्छा ना होने के बाद भी गर्भधारण करने की स्थिति, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, आपके जो लैंगिक अत्याचार के कारण उससे उत्पन्न जो डिजीज है, एचआईवी के इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ती है। मानसिक स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि एक सर्वे में पाया गया कि 40% जो सर्वाइवर्स थे, जो एक अत्याचार सहने के बाद की जो महिलाएं थी, उनमें जो है बहुत ही बुरी तरह से उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ था। और इस प्रकार से जो हिंसा है वो मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करता है। महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती है, और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वो एक ऐसे अवसाद की स्थिति में चली जाती है कि उससे फिर वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमेशा चिंता में बने रहना, स्वयं को नुकसान पहुंचाना, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति जागरूक होना और नींद संबंधी समस्याएं जो है इसमें देखी जा सकती है। फिर जो एक क्रॉनिक तरीके से ये वायलेंस होता है, इससे क्या होता है कि आपके जो डिप्रेशन वाले डिसऑर्डर्स है वो काफी बढ़ते जाते हैं महिलाओं के बीच में। और एक अध्ययन पाया गया है, तो उसमें ये मालूम हुआ उस अध्ययन में कि जो फीमेल साइकेट्रिक आउट पेशेंट्स हैं, अगर हम उनकी हिस्ट्री को देखेंगे तो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस जो है उसमें जो है पाया गया कि 14% ऐसे केस है जिसमें कि उनके साथ पीएसटीडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की समस्या देखी गई। एक और जो दूसरा अध्ययन किया गया था वो शहरी महिलाओं के ऊपर किया गया था। उसमें 22.3% जो है उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, इस प्रकार के हिंसा होने के बाद उनके मन में आत्महत्या करने का विचार आया, और 3.4% महिलाओं ने तो आत्महत्या का प्रयास भी किया। अब बात करते हैं कि इसका सामाजिक जो उनका जीवन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। सामाजिक और आर्थिक जो इसकी हानि है ना, हमें ये इतना ज्यादा है कि इसका प्रभाव न केवल समाज पर बल्कि पूरे देश पर पड़ता है। क्योंकि इंटीमेट पार्टनर वायलेंस और सेक्सुअल वायलेंस से जो है आप समाज के हर तबके में हम विकृत मानसिकता को उभरते हुए देखते हैं। एक सामान्य व्यवहार है उससे व्यक्ति पीछे हटता जा रहा है, अपने आप को एक आभासी दुनिया में कैद करता चला जा रहा है। एक सर्वे किया गया जिसमें पाया गया जो 25% महिलाएं जो है वही कोशिश करती है कि इस प्रकार का जो अपराध हो रहा है, जो उनके ऊपर हिंसा हो रही है, इसको समाप्त किया जाए। और जबकि 33% ऐसी महिलाएं हैं जो डर के कारण, सामाजिक लाज के कारण, परिवार के मान के कारण ऐसी बात के बारे में किसी से चर्चा तक नहीं करती है, और अपने मन में दबते हुए जो है वो आक्रोश को दबाए रखते रखते कई प्रकार के मानसिक रोगों का शिकार बनती है। अब इसमें जो सर्वाइवर्स बचते भी है ना, वो बहुत ही कम संख्या में जो है वो जो पुलिस तक जाते हैं। और अगर हम उनके फिजिकल हेल्थ की बात करें तो हाँ, एक अच्छी बात है कि जब वो अस्पतालों में जाती है तो उनको स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। एक और अध्ययन से ये पाया गया कि जो 8,000 जो भ्रूण है उसमें से 7,997 जिनका भ्रूण हत्याएं होती है वो महिलाओं का भ्रूण होता है। और एक और अध्ययन बताता है कि 40,000 महिला भ्रूण जो है केवल बॉम्बे में ही 1984 में इसकी शिकार बनी थी। तो हम तो गर्भ से ही लेकर जीवन के अंत तक महिलाओं पर होने वाले शोषण को देख सकते हैं, और वो सहते जाना जो है वो अपना धर्म समझती हैं, और यहां से जो है वो समस्या पनपने लगती है। अब अगर हम इसके जो ओवरऑल प्रभाव को देखते हैं तो जो सर्वाइवर्स बचते भी हैं इसमें अत्याचार सहने के बाद, उन्हें कभी कभी क्या होता है उन लोगों के पास वापस जाना पड़ता है। कभी कभी खाप पंचायत भी इस प्रकार के अमानवीय निर्णय देते हैं कि जिन्होंने आपके साथ बलात्कार किया आप उसी के साथ जीवन यापन करें, क्योंकि समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा। तो इस तरह से वो महिला भी उस
सोच से ग्रसित हो जाती है कि अब मेरा कोई और स्थान नहीं बचा है। तो इससे क्या होता है कि उन पर और हिंसा होगा, फिर एक विशियस सर्कल जो है, एक इस तरह के चक्र में पड़ जाती है, अत्याचार के चक्र में जो है वो पूरी तरह फंसती चली जाती है। और विशेषकर जो डिसेबल महिलाएं हैं, अभी हाल की घटनाएं जो लगातार समाचार पत्रों में हम देख सकते हैं, दिव्यांग महिलाएं हैं, चाहे वो आपके मूक बधिर हो या दृष्टि से संबंधित बधिरता हो या फिर मानसिक अक्षमता का विषय हो, इन सब महिलाओं पर तो एक तरह से सेक्सुअल वायलेंस बहुत अधिक किया जाता है और वो सॉफ्ट टारगेट होती है, क्योंकि वो तो अपनी पीड़ा को बता तक नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से ये अत्याचार बढ़ रहा है, खासकर इन महिलाओं के खिलाफ, क्योंकि एक तो ये अपने आप को बचा भी नहीं सकती अक्षमता के कारण, और दूसरी चीज बात ये है कि अत्याचार होने के बाद वो अपने न्याय के लिए लड़ने में भी सक्षम नहीं होती है। अब हम आते हैं, बात करते हैं कि हमारे समाज में कितने प्रकार के जो जेंडर आधारित हिंसा जो है वो व्याप्त है। इसके विभिन्न प्रकारों पर हम दृष्टिपात करेंगे। तो एक आम जो सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है वो है आपका मॉलेस्टेशन, छेड़छाड़। शायद ही आपकी कोई महिला हो, चाहे वो स्कूल शिक्षा के दौरान हो या कॉलेज की शिक्षा के दौरान हो या आगे रोजगार के दौरान हो, वो छेड़छाड़ की शिकार ना हुई हो, ऐसे शायद ही कोई महिला भारत में होगी। तो ये जो है ये आपके कई फॉर्म में हम देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये कंजर्वेटिव माइंडसेट है। और हमारा जो ये फिल्म जगत है ये भी इस तरह की चीजों को प्रोमोट कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार की टिप्पणियां की जाती है और जिस प्रकार के कुछ वक्तव्य दिए जाते हैं और वो चीजों को जस्टिफाइड करते हैं और इस तरह की एक गलत समाज को एक गलत तरह का सूचना देते हैं कि सब महिलाएं जो है इस प्रकार के व्यवहार को स्वीकारती है। ये एक गलत इंगित और गलत प्रतीकात्मक माध्यमों से जो है इस प्रकार के व्यवहार को उचित ठहरा दिया जाता है और यहां तक कि इसको अपराध की श्रेणी में रखा नहीं जाता है। समस्या यह है कि मॉलेस्टेशन और ईव टीजिंग दोनों ही समस्याजनक है। होता क्या है कि मॉलेस्टेशन थोड़ा गंभीर तरीके का कैटेगरी का होता है, क्योंकि मॉलेस्टेशन में जो छेड़छाड़ है वो शारीरिक हिंसा तक पहुंच जाती है। इसमें जो है अत्याचार में शारीरिक हिंसा का प्रयोग किया जाता है। छेड़छाड़ में जो है, ईव टीजिंग में जो है उस तरह से शारीरिक हिंसा को जो है उस तरह से शामिल नहीं किया जाता है। फर्क बस इतना है, लेकिन हिंसा तो हिंसा होती है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मौखिक रूप से हो, वाचिक रूप से हो, वो किसी भी स्वरूप में हो, वो तो हिंसा के ही कैटेगरी में आएगी। अब अगर हम बात करें जो ये दोनों के बीच जो डिफरेंस है मॉलेस्टेशन और ईव टीजिंग का, तो ये बस थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो बस डिग्री का डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है। पहले रेप और किडनैपिंग जो था उनको ही केवल मात्र एक महत्वपूर्ण अपराध माने जाते थे, गंभीर अपराध माने जाते थे, और उन्हीं को केवल सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत रखा जाता था। लेकिन अब जो है सरकार ने संवेदनशीलता को अपनाते हुए सेक्शन 354 जो आईपीसी की धारा में परिवर्तन करते हुए मॉलेस्टेशन को उसमें शामिल किया गया, और सेक्शन 509 जो आईपीसी की धारा को परिवर्तित करते हुए उसमें ईव टीजिंग को शामिल किया गया अपराध की श्रेणी में। अब अगर हम ईव टीजिंग की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि दोनों ही आपके सेक्सुअल हैरेसमेंट की श्रेणी में आता है। मॉलेस्टेशन जो है उसको ज्यादा सीरियस क्राइम माना जाता है ईव टीजिंग के मुकाबले, क्योंकि नेचर का अंतर है। मॉलेस्टेशन में जो है शारीरिक रूप से छुआ जाता है और इस वजह से उसको गंभीर अपराध माना जाता है, और ईव टीजिंग में जो है गलत फप्तियां कसना और बुरे वक्तव्य का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसको थोड़ा कम गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। अब हम आते हैं भारत की जो सबसे बड़ी गहरी समस्या है, वो है आपकी बलात्कार की समस्या। आईपीसी के धारा 375 के अंतर्गत यह माना गया है कि रेप जो की परिस्थिति या मानी जाए, जो उसको व्याख्या करने की कोशिश की गई है कि रेप हम किस स्थिति में मानेंगे। अगर किसी महिला को इस प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान होती है, उसके सामने एक तो उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसके अनुमति के विरुद्ध, उसकी अनुमति है लेकिन वो अनुमति उन्होंने तब दिया जबकि उसे डर है उसको क्षति पहुंचाने का या उसको मार देने की धमकी दी गई है। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति उसके साथ बलपूर्वक कुकृत्य करता है, और चौथी परिस्थिति ऐसी है जब वो अपना कंसेंट देती है, लेकिन ये कंसेंट इस स्थिति में दिया गया है जब वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है या उसको कोई नशीली पदार्थ देकर उसकी अनुमति प्राप्त की गई है, और पांचवी स्थिति वो है कि जब वो अनुमति देती है लेकिन वो 16 साल के नीचे की आयु की है। अगर ऐसी स्थिति में कोई पुरुष अगर किसी महिला के साथ जबरन अत्याचार करता है तो वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो इससे
उस समय वो अमेंडमेंट हुआ जबकि दिल्ली में दामिनी का केस आता है, जिसमें हजारों की संख्या में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओस, इंटेलेक्चुअल्स जो है वो आते हैं और सामने आते हैं, एकजुट होकर संघर्ष करते हैं कि इस अत्याचार पर हमें रोक लगानी होगी। और तब जाके जब नागरिक समाज और आम जनता सशक्त होकर आंदोलन करती है तो बाध्य होकर जो व्यवस्था को जो है आपराधिक कानून में संशोधन करना पड़ा और इसमें डिफाइन किया गया रेप एज ए पेनाइल एंड नॉन पेनाइल पेनिट्रेशन इन द बॉडीली ऑरिफिसेस ऑफ वुमेन बाय मेन विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमेन, यानी जबरन जो है उसके शरीर में जो बल प्रयोग किया जाता है और उसमें महिला का जब सहमति नहीं होता है तो उसको हम अपराध की श्रेणी में रखते हैं। और इस प्रकार जो ब्रूटल जो इसके एग्जाम्पल्स है, निर्भया का मामला है, हाथरस का मामला है, कोलकाता का इंसिडेंट है, हैदराबाद का इंसिडेंट है, बनारस का इंसिडेंट है, लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही है और शायद ही किसी दिन का समाचार पत्र आपको देखने को मिलेगा जिस दिन इस प्रकार की वारदात की बात नहीं है। अब आते हैं हम दूसरे प्रकार के अत्याचार जो कि आपका डोमेस्टिक वायलेंस है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट में ये स्पष्ट हुआ है कि भारत में जो है 2/3 जो महिलाएं हैं इस प्रकार की विक्टिम की शिकार हुई है और 70% जो महिलाएं हैं वो जो है 15 से लेके 49 की एज में जो है इसकी विक्टिम रही है, जिसमें बीटिंग से लेके मैरिटल रेप, फोर्स सेक्स, ये सारे अपराध इसमें शामिल होते हैं। और 55% महिलाएं ऐसी हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है, विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, जो कि आपके उत्तरी भारत के राज्य है। दहेज अपराध एक दूसरा महत्वपूर्ण ज्वलंत विषय है और कहीं ना कहीं ये जो अपराध है इस इंसिडेंट में ज्यादातर समस्या तब आती है क्योंकि जो किचन में जो वारदातें होती है, एक्सीडेंटल बर्न दिखाया जाता है, तो इसके लिए काफी लॉज तो बने हैं, लेकिन आईपीसी की धारा में लॉ बनने के बाद भी इस पर जो है आज भी उस तरह से कार्रवाई तो होती है, लेकिन कितनी महिलाएं जाती है, कितने केस दर्ज होते हैं, कितना सही तरीके से सुनवाई होती है, ये अभी भी एक विचार का प्रश्न है। फिर बात आती है डिवोर्स की। डिवोर्स जो है एक तरह से फाइनल टर्मिनेशन होता है मैरिज का। वो अचानक से जो विवाह के जो संबंध है उसको जब विच्छेद होता है तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें जजेस का सैंक्शन एक लीगल प्रोसेस है और ज्यादातर मामलों में भारत में अभी भी स्थिति यह है कि गांव में इसका रेट लोअर है और शहरों में इसका रेट जो है काफी ज्यादा है। लेकिन डिवोर्स के बाद जो है महिलाओं के अधिकार कितने संरक्षित है, ये प्रश्न विचारणीय है। ट्रिपल तलाक अधिनियम 2019 जो है ये एक महत्वपूर्ण अधिनियम है इस क्षेत्र में, जिसमें कि मुस्लिम महिलाओं को ये अधिकार दिया गया कि जो आपके तलाक 3 शब्द के माध्यम से डिवोर्स करने की जो एक रीति प्रचलित थी, क्योंकि उनको समान आचार संहिता के तहत जो है वो कानून में जा नहीं सकती थी, इस पर प्रतिबंध लगाते हुए उसको भी अपराध की श्रेणी में रखा गया। अब जो ये जेंडर वायलेंस की रियलिटी हम देखते हैं समाज में ना, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारे समाज में संवैधानिक, विधिक और प्रशासनिक कई क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं इसको रोकने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म जो है वो फेल कर रहा है। जैसे श्रीमती वोहरा कहती हैं कि भारत में महिलाओं के लिए अधिनियम की कमी नहीं है, समस्या यह है कि उस दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है जो कि इन अधिनियमों को सशक्त रूप से क्रियान्वित करे। क्योंकि जो महिलाओं के अधिकारों की अगर हम बात करें, चाहे वो हर प्रकार के अधिकार हमारे समाज में है, लेकिन जहां पर अगर हम देखते हैं कि फ्रीडम की बात आती है तो हर समाज में, हर पक्ष, हर पंथ में जो है उनके फ्रीडम को रोकने की कोशिश की गई है। यहाँ एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आप जो जेंडर वायलेंस और पॉलिटिक्स के जो रिलेशन है इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये उनके प्रावधान तो राजनीतिक रूप से और उसको रोकने के लिए लीगल फ्रेमवर्क तैयार किए गए हैं, लेकिन फिजिकल वायलेंस जो है लगातार जो है इसके केसेस हमारे यहाँ बढ़ते चले जा रहे हैं और इससे महिलाएं राजनीतिक रूप से भी सहभाग नहीं कर रही है और पॉलिसी मेकिंग में तो उनका न्यूनतम रोल है। इसके लिए महत्वपूर्ण कानून भी आए, जैसे आईपीसी की 498A के तहत, फिर पॉस्क का कानून आता है, लेकिन समस्या है इसके एनफोर्समेंट की जो कि जड़ में है। अब जो एक महत्वपूर्ण कानून है इसकी चर्चा करना आवश्यक है, जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है। आप सब इसके बारे में जानते होंगे कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक निर्णय देते हुए विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में बताया कि प्रत्येक जो ऑफिस है उसको यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके यहाँ शिकायत करने का एक प्रॉपर सुनिश्चित प्रोसीजर होना चाहिए और जो विक्टिम है उसको जस्टिस मिलना चाहिए। उसके लिए जो है इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, हर शिक्षण संस्थान में जो है इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होना आवश्यक है।
सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए लगातार गाइडलाइन भी जारी किए हैं, जैसे कि जो ये एम्प्लॉयर का ड्यूटी बनता है कि इस प्रकार के अगर मामले आते हैं तो उसको त्वरित उसका समाधान करे, उसकी जो प्रॉपर एप्रोप्रिएट केस बनता है उसकी प्रॉपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, जो अनुशासनात्मक कार्यवाही जो है परपिट्रेटर के अगेंस्ट होना चाहिए, और जो कंप्लेन का जो एक मैकेनिज्म है वो हर संगठन में काम करना चाहिए, और हर जो एम्प्लॉय है उसको इस प्रकार के होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी होगी, क्योंकि अगर व्यक्ति अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं तो ये भी एक प्रकार का अत्याचार ही है। क्योंकि इसीलिए हम देख सकते हैं कि भारत में किस प्रकार से ही फॉर शी कैंपेन जो है, जो कि यूएन का इनिशिएटिव था, लेकिन वो भारत में भी काफी ज्वलंत रूप से सामने आता है, और पुरुष वर्ग जो है बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं, और उन्होंने भी कई ऐसे मामलों में आवाज उठाई। और हमारे समाज में तो आप राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती के योगदान को देख ही सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए 19वीं 20वीं शताब्दी में ही उन्होंने आंदोलनों की शुरुआत की थी। तो ही फॉर शी कैंपेन एक तरह से पुरुष वर्ग जो है वो इस प्रकार के अत्याचार के खिलाफ खड़े हो, और ऐसे हमें कई दृष्टांत मिलते हैं जहां पे उन्होंने खड़े होकर इसका स्ट्रांगली विरोध किया और महिला को संरक्षित किया, और एम्प्लॉयर जो है इसके लिए नेसेसरी एक्शन ले उस ऑफिस में, इसको भी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। साथ ही जो सरकार है उसको भी पुनर्विचार करना होगा कि किस प्रकार हम अपने राष्ट्रीय कानून में सुधार ला सकते हैं, किस प्रकार जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स है उनको एंगेज किया जाए कानून के साथ, कि कानून में जहां कमी है उन कमी को दूर करके एक सशक्त कानून का निर्माण हो, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लॉज है ना उससे जस्टिस नहीं हो पा रहा है, और अगर मॉरल विजन स्ट्रांगली डेवलप नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ये जो समस्या है बनी रहेगी। अब अगर हम इसके चैलेंजेस की बात करते हैं तो रत्न कपूर और ब्रेंडा कॉस्मैन ने एक तर्क दिया है कि जो फॉर्मल हमारा मॉडल है ना इक्वालिटी का, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से सेक्स डिस्क्रिमिनेशन का हम माहौल देखते हैं, उसमें अगर हम देखें तो वास्तविक रूप से जो तथ्य हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो पूरी तरह से महिलाओं को जो है डिस्क्वालीफाई करती हैं, क्योंकि वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट है तो फिर उसके लिए जरूरी हो जाता है एंटाइटलमेंट टू इक्वालिटी, क्योंकि अगर आप समानता के दृष्टिकोण से उनको देखते हैं तो आपको हर परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि क्या ये समानता वाले कानून उनके साथ समान दृष्टि अपना रहे हैं। जो डिफरेंट प्रॉब्लम है उसके लिए हमें डिफरेंट लॉज की जरूरत है, और उसको डिफरेंट एटीट्यूड के साथ रिजॉल्व करने की भी जरूरत है। तो जो डिफरेंस ऑफ वुमेन है, अलग अलग ग्रुप्स के वुमेन की अलग अलग समस्या है, इसको कोर्ट को रिकॉग्नाइज करना होगा, तभी जाकर जो है हर ग्रुप को संरक्षण मिल सकता है। और जो मॉडल ऑफ इक्वालिटी है उसको हमें सब्सटैंटिव बनाना होगा, यानी सारमूलक होना चाहिए। महिलाओं की जो कंडीशन है इसमें कुछ जगह तो समान प्रकार के अपराध है, कुछ जगह जो अलग प्रकार के अपराध है उसमें एक अलग प्रकार की संवेदनशीलता और न्याय का उचित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत में कानून तो है लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव है, और जब तक वो दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे समाज में नहीं पनप पाएगी, हम इस प्रकार के कानूनों को कब तक सुचारू रूप से लागू कर पाएंगे। और कितने लूप होल्स है कानूनों में हम उसको भी देख सकते हैं, चाहे वो निर्भया का मामला ही देख लीजिए, कितने दिन बाद जाके न्याय मिला। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि महिलाओं को फिजिकली स्ट्रांग होना होगा, और कहीं ना कहीं शारीरिक शिक्षा का एक कोर्स जो है वो स्कूल स्तर पर होना आवश्यक है। प्राइमरी एजुकेशन से इस प्रकार की शिक्षा जो है उनके लिए अनिवार्य करनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो स्वयं के लिए आवाज नहीं उठाती हैं वो इस प्रकार के अत्याचार का जो है सामना वो नहीं कैसे करेंगी, ये एक विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि हमारे समाज में जैसी घटनाएं घट रही है कि 6 महीने की बच्ची सुरक्षित नहीं है और 80 साल की वृद्धा सुरक्षित नहीं है, तो हम प्रशासन या समाज की तरफ देखते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। हाँ, इस प्रकार का ग्रुप जो अक्षम है, अपने आप को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकता, उसके लिए तो उन्हें सरकार की तरफ देखना होगा, लेकिन बाकी समाज को खुद मजबूती से आगे बढ़ना होगा। मीटू जैसे कुछ कैंपेन भी किए गए, प्लैनेट 50-50 जैसे इनिशिएटिव भी यूएन लेवल पर किए गए हैं। हमें पारिवारिक स्तर पर जागरूकता फैलानी होगी, सामाजिक स्तर पर, पीयर ग्रुप स्तर पर, हर लेवल पर कैसे महिलाएं सशक्त हो और खुद को लक्ष्मी माई दुर्गा के रूप में आपको अपने जीवन में जो है अपने स्टेप्स लेने होंगे, तभी जाके जो इस प्रकार का जेंडर वायलेंस है उसको निजात पाया जा सकता है, और आप जो है राजनीति में भी अपनी एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है, राजनीति में भी जो महिलाएं सफल हुई है उन्हें वे भी जेंडर वायलेंस का शिकार हो चुकी है। तो इसके बाद इस
अच्छा, इस विषय को अध्ययन करने के बाद मैंने आपके लिए दो प्रश्न रखे हैं विचार के लिए। एक तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जो फेमस केस था, उसका हिस्टोरिकल जजमेंट क्या है, और जो फॉर्मल मॉडल ऑफ इक्वालिटी हमारे यहाँ है, काम कर रही है, वो कैसे महिलाओं के विरुद्ध काम कर रही है, आपको इस पर विचार करना होगा। ये कुछ अतिरिक्त अध्ययन सामग्री है जिससे आप और आगे इस विषय को गहन रूप से समझ सकते हैं। धन्यवाद।